नमस्कार, मैं सतपाल चौबयाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 111 टू 113 बीएनएस संगठित अपराध और आतंकवादी कार्य धारा 111 से 113 बीएनएस इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिस्ट एक्ट, ये पहले जो हमारी इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी थी, उनमें ये सेक्शन नहीं थी। ये नई सेक्शन है जो भारतीय न्याय संहिता में जोड़ी गई हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेक्शन 111 बीएनएस संगठित अपराध धारा 111 बीएनएस। तो ये जो धारा 111 बीएनएस है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि संगठित अपराध क्या होगा उसकी डेफिनेशन दे रखी है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान बताया गया है। सबसेक्शन 1, anyone continuing unlawful activity including kidnapping, robbery, vehicle theft, extortion, land grabbing, contract killing, economic offense, cyber crimes, trafficking of persons, drugs, weapons or illicit goods or services, human trafficking for prostitution or ransom। सबसेक्शन 1 में क्या बताया गया है कि अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना या सुपारी लेकर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, मादक पदार्थों, हथियारों या अवैध वस्तुओं या सेवाओं की तस्करी करना, वेश्यावृत्ति करना या फिरौती के लिए मानव तस्करी सहित कोई भी निरंतर गैर कानूनी गतिविधि यदि by any person or a group of persons acting in concert singly or jointly either as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate। ये जो उपरोक्त गतिविधि थी यदि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में या ऐसे किसी गिरोह की ओर से by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit including the financial benefit shall constitute organized crime। हिंसा या हिंसा की धमकी, डराना धमकाना, दबाव डालना या अन्य किसी और गैर कानूनी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक लाभ जिसमें वित्तीय लाभ भी शामिल है प्राप्त करना जो है वो संगठित अपराध कहलाएगा। अर्थात अपहरण करना, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली करना, भूमि हड़पना, सुपारी लेकर किसी की हत्या करना या आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, मादक पदार्थों, हथियारों या अवैध वस्तुओं या सेवाओं की तस्करी करना, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी सहित कोई भी निरंतर गैर कानूनी गतिविधि यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में या ऐसे गिरोह की ओर से हिंसा, हिंसा की धमकी, डराना धमकाना, दबाव डालना या अन्य किसी गैर कानूनी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक लाभ जिसमें कि वित्तीय लाभ भी शामिल है प्राप्त करना जो है वो संगठित अपराध कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, organized crime syndicate means a group of 2 or more persons who acting either singly or jointly as a syndicate or gang indulge in any continuing unlawful activity। तो स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि ये जो संगठित अपराध सिंडिकेट हो गए क्या हो गए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह और जो अकेले या संयुक्त रूप से एक सिंडिकेट या गिरोह के रूप में किसी निरंतर गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त होते हैं संगठित अपराध सिंडिकेट माने जाएंगे। Continuing unlawful activity means an activity prohibited by law which a cognizable offense punishable with imprisonment of 3 years or more undertaken by any person either singly or jointly as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate in respect of which more than one charge sheet have been filed before a competent court within the preceding period of 10 years and that court has taken cognizance of such offense and includes economic offense। तो इसका जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें बताया गया है कि निरंतर गैर कानूनी गतिविधियां क्या होंगी। तो ये निरंतर गैर कानूनी गतिविधि क्या होगी, कानून द्वारा प्रतिबंधित कोई ऐसा कार्य जो 3 या अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय कोई संज्ञेय अपराध हो और जो किसी व्यक्ति द्वारा या तो अकेले या संयुक्त रूप से या किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में
या ऐसे सिंडिकेट की ओर से जिसके संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र जो है पिछले 10 वर्षों की अवधि के भीतर न्यायालय के समक्ष जो है दाखिल किए गए हों और न्यायालय द्वारा ऐसे अपराधों का संज्ञान ले लिया गया हो और जिसमें आर्थिक अपराध भी शामिल हैं, अर्थात ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस जिनमें 3 साल या उससे ज्यादा के दंड का प्रावधान हो और ऐसे सिंडिकेट का जो व्यक्ति है उसने चाहे अकेले या अन्य सदस्यों के साथ मिलकर या सिंडिकेट के बिहाफ पर ऐसे अपराध किए हों और ऐसे अपराधों के संदर्भ में पिछले 10 सालों में एक से अधिक जो चार्जशीट है उसके अंगेंस्ट जो है न्यायालय में पेश की गई हो और न्यायालय ने ऐसे अपराधों का संज्ञान भी ले लिया हो। इसमें आर्थिक अपराध भी शामिल रहेंगे। इकोनॉमिक ऑफेंस includes a criminal breach of trust, forgery, counterfeiting of currency notes, bank notes and government stamps, hawala transactions, mass marketing, fraud or running any scheme to defraud several persons or doing any act in any manner with a view to defraud any bank or financial institution or any other institution or organization for obtaining monetary benefits in any form। तो ये आर्थिक अपराध में क्या क्या होगा, ये पॉइंट नंबर 3 में क्या बताया गया है कि आर्थिक अपराध में आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी टिकटों की जालसाजी करना यानी कि उनका कूटकरण करना, हवाला लेन देन, सामूहिक मार्केटिंग, धोखाधड़ी या कई व्यक्तियों को धोखा देने की कोई योजना चलाना या किसी बैंक या वित्तीय संस्था या संगठन को किसी भी रूप में धन संबंधी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी तरह का कोई कार्य करना शामिल रहेगा। Subsection 2. Whoever commits organized crime shall, if such offense has resulted in the death of any person, be punished with the death or imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than 10 lakh rupees। तो सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई संगठित अपराध करता है जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड से या आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। बी इन एनी अदर केस बी पनिश्ड विद imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than 5 lakh rupees। और अन्य अवस्थाओं में, अर्थात मतलब वो अपराध तो घटित होता है लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, तब ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकता है और जुर्माना जो कम से कम 5 लाख रुपए का होगा से दंडित किया जाएगा। सबसेक्शन 3, whoever abets, attempts, conspires or knowingly facilitates the commission of an organized crime or otherwise engages in any act preparatory to an organized crime। तो सबसेक्शन 3 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी संगठित अपराध को करने के लिए उकसाएगा, इसका प्रयास करेगा, षड्यंत्र करेगा या जानबूझकर सहायता प्रदान करेगा या संगठित अपराध की तैयारी में किसी भी प्रकार का कोई कार्य करेगा, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than 5 lakh rupees। तो ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकता है और जुर्माना जो 5 लाख से कम नहीं होगा से दंडित किया जाएगा। सबसेक्शन 4, एनी पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than 5 lakh rupees। सबसेक्शन 4 में क्या बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होगा तो ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं हुआ किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकता है और जुर्माना जो 5 लाख से कम नहीं होगा से दंडित किया जाएगा। Subsection 5, whoever intentionally harbors or conceals any person who has committed the offense of an organized crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than 5 lakh rupees। सबसेक्शन 5 में क्या बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई संगठित अपराध किया है तो कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को शरण देगा या छिपाएगा तो ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं हुआ
किंतु आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माना जो 5 लाख से कम नहीं होगा से दंडित किया जाएगा। Provided that this subsection shall not apply to any case in which the harbor or concealment is by the spouse of the offender। परंतु ये जो उपधारा है ये किसी ऐसे मामले में लागू नहीं होगी जहां पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को शरण दी गई हो या उसे छुपाया गया हो। Subsection 6, whoever possesses any property derived or obtained from the commission of an organized crime or proceeds of any organized crime or which has been acquired through the organized crime shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than 2 lakh rupees। तो सबसेक्शन 6 में क्या बताया गया है, जो कोई भी संगठित अपराध से प्राप्त या अर्जित की गई संपत्ति या किसी संगठित अपराध की आय या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित संपत्ति को रखता है, ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 3 साल से कम नहीं हुआ किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकता है और जुर्माना जो 2 लाख से कम नहीं होगा से दंडित किया जाएगा। Subsection 7, if any person on behalf of a member of an organized crime syndicate is or at any time has been in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to imprisonment for 10 years and shall also be liable to fine which shall not be less than 1 lakh rupees। सबसेक्शन 7 में क्या बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी संगठित अपराध गिरोह के सदस्य की ओर से चल या अचल संपत्ति अपने कब्जे में रखता है या किसी भी समय ऐसी संपत्ति पर उसका कब्जा रहा हो जिसका वह संतोषजनक तरीके से हिसाब ना दे सकता हो, ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माना जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, सेक्शन 112 BNS, लघु संगठित अपराध यानी कि छोटे मोटे संगठित अपराध, धारा 112 BNS। सबसेक्शन 1, whoever being a member of a group or gang either singly or jointly commits any act of theft, snatching, cheating, unauthorized selling of tickets, unauthorized betting or gambling, selling of public examination question papers or any other similar criminal act is said to commit petty organized crime। सबसेक्शन 1 में जो लघु संगठित अपराध है इसकी डेफिनेशन दे रखी है। इसमें क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी समूह या गिरोह का सदस्य होकर अकेले या संयुक्त रूप से चाहे चोरी करे, छीना झपटी, धोखाधड़ी, टिकटों की अवैध बिक्री करता है, अवैध सट्टेबाजी या जुआ, लोक सेवा परीक्षा के प्रश्न पत्रों की बिक्री करता है या किसी अन्य ऐसे आपराधिक कार्य को अंजाम देता है, तो ऐसे व्यक्ति को लघु संगठित अपराध करने वाला कहा जाएगा। एक्सप्लेनेशन, for purposes of this subsection, theft includes trick theft, theft from vehicle, dwelling, house or business premises, cargo theft, pickpocketing, theft through card scheming, shoplifting and theft of automated teller machine। तो स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है, इस उपधारा के प्रयोजन के लिए चोरी में छल कपट से चोरी, वाहन से चोरी, आवासीय मकान से या व्यावसायिक परिसर से चोरी, सामान की चोरी, जेब कतरना, कार्ड स्कैमिंग के माध्यम से कोई चोरी करना या दुकान से चोरी करना या जो ATM है उससे चोरी करना शामिल रहेगा। अर्थात ये जो उपरोक्त बताए गए इनमें से कहीं भी चोरी करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत चोरी के अधीन आएगा। Subsection 2, whoever commits any petty organized crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी लघु संगठित अपराध करेगा तो ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 1 साल से कम नहीं होगा किंतु 7 साल तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 113 BNS, आतंकवादी कृत्य, धारा 113 BNS। तो ये जो धारा 113 BNS है इसमें टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशंस दे रखी हैं और उसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। सबसेक्शन 1,
whoever does any act with the intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, sovereignty, security, or economic security of India, or with the intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or in any foreign country. सब सेक्शन 1 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने या खतरे में डालने की संभावना से कोई कार्य करता है, या भारत में या किसी अन्य देश में लोगों या लोगों के किसी वर्ग में आतंक फैलाने की संभावना से कोई कार्य करता है, A by using bombs, dynamite or other explosive substance or inflammable substance or firearms or other lethal weapons or poisonous or noxious gases or other chemicals, or by any other substance, whether biological, radioactive, nuclear or otherwise, of a hazardous nature, or by any other means of whatever nature to cause or likely to cause बॉम्ब, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या कोई अग्नेयास्त्र या अन्य कोई घातक हथियार या जहरीली या हानिकारक गैसें या अन्य रसायन या किसी अन्य पदार्थ, चाहे वह जैविक, रेडियोधर्मी, परमाणु या अन्यथा जो खतरनाक प्रकृति का हो, का उपयोग करके या किसी अन्य प्रकार के साधन द्वारा जिसमें कोई नुकसान होने की संभावना हो, इनके द्वारा क्या क्या करता है? डेथ और इंजरी टू एनी पर्सन और पर्सन्स, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु करता है या उन्हें चोट पहुंचाता है। लॉस ऑफ और डैमेज टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की हानि, क्षति या संपत्ति का विनाश करता है। या डिसरप्शन ऑफ एनी सप्लाईज और सर्विसेज एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री, भारत या विदेश में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किसी भी आपूर्ति या सेवाओं में जो है व्यवधान उत्पन्न करता है। डैमेज टू द मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ प्रोडक्शन और स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट इंडियन पेपर करेंसी, कॉइन और एनी अदर मटेरियल, नकली भारतीय कागजी मुद्रा यानी कि रुपयों, सिक्कों या किसी अन्य सामग्री के उत्पादन, तस्करी या प्रचलन के माध्यम से भारत की जो हमारी मौद्रिक स्थिरता है यानी कि जो हमारी आर्थिक स्थिरता है उसको नुकसान पहुंचाता है। डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और इन ए फॉरेन कंट्री यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया और इन कनेक्शन विद एनी पर्पसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफ देयर एजेंसीज, भारत सरकार में या विदेश में स्थित किसी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है या नष्ट करता है जिसका उपयोग भारत की रक्षा के लिए या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी एजेंसी के किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता हो या किया जाना हो। बी ओवरलैप बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स और अटेम्प्ट्स टू डू सो और कॉजेज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी, आपराधिक बल के प्रयोग या आपराधिक बल के प्रदर्शन करके किसी लोक अधिकारी को डराएगा, इसका प्रयास करेगा या उसकी मृत्यु करेगा या इसका प्रयास करेगा। सी डिटेन्स, किडनैप्स और abducts any person and threatening to kill or injure such person or does any other act in order to compel the government of India, any state government or the government of a foreign country or an international or intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing any act। आगे क्या बताया गया है कि किसी व्यक्ति को चाहे डिटेन करता है या उसका अपहरण करता है या अगवा करता है या ऐसे व्यक्ति को जान से मारने और चोट पहुंचाने की धमकी देगा, या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या विदेशी सरकार या कोई अंतर्राष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने या ना करने के उद्देश्य से कोई कार्य करता है तो वह कमिट्स ए टेररिस्ट एक्ट। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये माना जाएगा कि उसने आतंकवादी कृत्य किया है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजन के लिए। ए पब्लिक फंक्शनरी मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज और एनी अदर फंक्शनरी
notified in the official gazette by the central government as public functionary। तो स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि इस उपधारा के प्रयोजन के लिए लोक पदाधिकारी से तात्पर्य संवैधानिक पदाधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में लोक पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किसी अन्य पदाधिकारी से है। अर्थात कोई संवैधानिक कोई पदाधिकारी है या जिसे केंद्र सरकार द्वारा जो राजपत्र में लोक पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है या कोई ऐसा अन्य पदाधिकारी है तो उसे इस धारा के प्रयोजन के लिए लोक पदाधिकारी माना जाएगा। B. Counterfeit Indian currency means the counterfeit currency as may be declared after examination by an authorized or a notified phrasing authority that such currency imitates or compromises with the key security features of Indian currency। तो ये जो नकली भारतीय मुद्रा है इससे क्या तात्पर्य रहेगा, किसी ऐसी नकली मुद्रा से जिसे अधिकृत या अधिसूचित फॉरेंसिक अधिकारी द्वारा जांच के बाद ये घोषित किया जाए कि ऐसी मुद्रा जो है वो भारतीय मुद्रा की प्रमुख सुरक्षा की विशेषताओं की नकल है। अर्थात मान लीजिए कि किसी ऐसे जाली करेंसी नोट को हमने एफएसएल में एग्जामिनेशन के लिए भेजा और एफएसएल में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एग्जामिनेशन करके ये बता दिए कि ये जो करेंसी है ये जाली करेंसी है, तो उसे काउंटरफीट इंडियन करेंसी माना जाएगा। सबसेक्शन 2, whoever commits a terrorist act shall a if such offense has resulted in the death of any person be punished with the death or imprisonment for a life and shall also be liable to fine। तो सबसेक्शन 2 में टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए जो है दंड का प्रावधान दिया गया है। सबसेक्शन 2 के पॉइंट ए में क्या बताया गया है कि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। B. In any other case be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। पॉइंट बी में क्या बताया गया है कि अन्य मामलों में अर्थात जहां किसी व्यक्ति की ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप मृत्यु नहीं होती है, कारावास जो 5 साल से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सबसेक्शन 3, whoever conspires or attempts to commit or advocates, abets, advises or incites directly or knowingly facilitates the commission of a terrorist act or any act preparatory to the commission of a terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो सबसेक्शन 3 में क्या बताया गया है, जो कोई भी आतंकवादी कार्य या आतंकवादी कार्य की तैयारी से संबंधित किसी कार्य को अंजाम देने की साजिश रचेगा या ऐसा करने का प्रयास करेगा या उसका समर्थन करेगा या उकसाएगा या सलाह देगा या प्रेरित करेगा या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जानबूझकर ऐसे कार्य को अंजाम देने में सहायता करेगा, तब ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 5 साल से कम नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सबसेक्शन 4, whoever organizes or causes to be organized any camp or camps for imparting training in terrorist act or recruits or causes to be recruited any person or persons for commission of a terrorist act। तो सबसेक्शन 4 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी आतंकवादी कार्य का प्रशिक्षण देने के लिए किसी शिविर का आयोजन करेगा या किसी आतंकवादी कार्य को अंजाम देने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की भर्ती करता है या करवाता है, तो ऐसे व्यक्ति को shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। तब ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 5 साल से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सबसेक्शन 5, any person who is a member of an organization which is involved in terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो सबसेक्शन 5 में क्या बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी ऐसी संस्था का सदस्य रहेगा जो किसी आतंकवादी कार्यवाही में संलिप्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को कारावास जो आजीवन कारावास तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सबसेक्शन 6,
whoever voluntarily harbors or conceals or attempt to harbor or conceal any person knowing that such person has committed a terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine, provided this subsection shall not apply to any case in which the harbor or concealment is by the spouse of the offender. सबसेक्शन 6 में क्या बताया गया है कि जो कोई जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने आतंकवादी कृत्य किया है शरण देगा या छिपाएगा, ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। परंतु ये जो उपधारा है ये किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जहां शरण देने का कार्य या जो छुपाने का कार्य है पति या पत्नी द्वारा किसी एक दूसरे के साथ किया हो, अर्थात पति ने पति को शरण दी है या छुपाया है या पत्नी ने पति को शरण दी हो या छुपाया हो। सबसेक्शन 7, whoever knowingly possesses any property derived or obtained from commission of any terrorist act or acquired through the commission of any terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो सबसेक्शन 7 में क्या बताया गया है, जो कोई भी जानबूझकर किसी आतंकवादी कार्य से प्राप्त या अर्जित संपत्ति को रखेगा या किसी आतंकी कार्य के माध्यम से अर्जित संपत्ति को रखेगा तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास तक की अवधि के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Explanation for the removal of doubts. It is hereby declared that the officer not below the rank of superintendent of police shall decide whether to register the case under this section or under the Unlawful Activities Prevention Act 1967। तो स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि इस धारा के अंतर्गत अगर कोई केस रजिस्टर किया जाना है या जो गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम का जो अधिनियम है 1967 का, उसके अधीन कोई केस रजिस्टर किया जाना है तो इसका निर्णय जो है वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस अधीक्षक द्वारा ही लिया जाएगा। अर्थात अगर कोई टेररिस्ट एक्ट घटित हुआ है या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ऑफ एक्ट 1967 के अधीन कोई अपराध घटित हुआ है तो उसमें एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका डिसीजन जो है कम से कम सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के जो अधिकारी होगा उसके द्वारा ही लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका कोई इस संदर्भ में प्रश्न हो तो वो भी आप मुझे भेज सकते हो और मैं यथाशीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद।